मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने स्वर का वर्गीकरण पढ़ा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और आज हम लोगों को पढ़ना है व्यंजनों का वर्गीकरण और व्यंजनों के वर्गीकरण में उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। अब दोस्तों, पहली बात तो ये जान लीजिए, देखिए थोड़ी सी चीज़ मैं पीछे का रिवाइज करना चाहूँगा। कल हमने जब स्वर का वर्गीकरण पढ़ाया था तो स्वरों की टोटल संख्या हिंदी में कितनी होती है? 11। जब आप गिनते हो तो उसमें स्वरों में अंग अह को भी शामिल किया गया है, लेकिन स्वर में भले ही अंग और अह को शामिल किया गया है लेकिन इसको स्वर नहीं माना जाता है। ये शामिल हैं स्वरों में लेकिन इनको स्वर नहीं माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? आयोग वाह वर्ण माना जाता है। और इस आयोग वाह वर्ण में दो वर्ण हैं, एक अंग है एक अ है। अंग को आप अनुस्वार मानते हो और अंग जो होता है ये अनुस्वार होता है, और ये क्या होता है? विसर्ग होता है। क्या होता है? विसर्ग होता है। ये आपका विसर्ग होता है। जिस तरह से आपने स्वर की संख्या कितनी देखी 11, वैसे ही व्यंजन की संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या होती है 33। हिंदी में स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। वो 33 वर्ण यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए 5 लाइनें ऐसी हैं जिनमें 5-5 अक्षर हैं और ये 4-4 8 अक्षर। ये तो 5 लाइनें 5-5 यानी पंचम 25 वर्ण, और ये 8 वर्ण मिलाकर कुल कितना? 33 वर्ण। यही हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं। अब इनके साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ण हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, उनको भी हम इनमें शामिल करेंगे। कुछ होते हैं द्विगुण व्यंजन या उनको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, उनको भी शामिल करते हैं। तो उस तरह से हमारा मिला करके व्यंजनों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन हमारे वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या मूल रूप से यही 33 ही है। अब इन 33 वर्णों का उच्चारण के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे, और उच्चारण के आधार पर जो इनका वर्गीकरण है ना, वो कितने प्रकार में है? 8 प्रकार में। 8 प्रकार में है, यानी उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया या कितने प्रकार में बांटा गया है? 8 प्रकार में बांटा गया है। पहला तो ये स्पर्श व्यंजन। तो ये आपके का लाइन का 4 अक्षर है ना, चा लाइन को छोड़ दो, टा लाइन का ये 4 अक्षर है ना, और ता लाइन पा लाइन, इन सभी लाइनों का ये का लाइन का 4 अक्षर, फिर टा ता प, इन लाइनों का 4 अक्षर। तो ये 1 2 3 4 लाइनों का 4 अक्षर, कुल मिलाकर 16 वर्ण हो रहे हैं। और ये 16 वर्ण क्या बनते हैं? स्पर्श व्यंजन बनते हैं। स्पर्श व्यंजन, ये 16 वर्ण आपके स्पर्श व्यंजन बनते हैं। अब ये जो चा लाइन का होता है, इसको क्या कहते हैं? चा लाइन जो छोड़ दिए थे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये स्पर्श, इनको हम यहीं पर लिख देते हैं, स्पर्श संघर्षी। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब ये जो पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर यानी 5वें अक्षर जो होते हैं, ये नासिक के व्यंजन होते हैं। ये पांचों क्या होंगे? नासिक के व्यंजन होंगे। ये नासिक के व्यंजन हैं, नासिक के व्यंजन हैं। अब ये जो 4 व्यंजन हैं, ये 4 व्यंजन संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी ना, स्पर्श संघर्षी चा लाइन है, लेकिन संघर्षी व्यंजन ये दोनों कहलाते हैं। ये 4 वर्ण
स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं और ये 5 वर्णनासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अब बचता है या, र, ला, वा। जो या, र, ला, वा है ना, इसमें आपका जो या और वा वर्ण है, या वर्ण और वा वर्ण, ये आपका ये या और वा वर्ण जो होता है ये आपका संघर्षहीन व्यंजन होता है। ये संघर्षी व्यंजन है, या और वा संघर्षहीन व्यंजन होंगे। तो यहाँ से इनको हम हटा लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं या और वा संघर्षहीन व्यंजन, ये दोनों संघर्षहीन। और या वा हो गया। ला, ला होता है पार्श्विक व्यंजन, ला होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। और बचता है या वा हो गया, है ना, संघर्षहीन, और ला हो गया पार्श्विक, और रा हो गया प्राकंपित व्यंजन। प्राकंपित व्यंजन। प्राकंपित व्यंजन। तो इस तरह से स्पर्श व्यंजन 1, स्पर्श संघर्षी 2, संघर्षहीन व्यंजन 3 और संघर्षहीन नासिक व्यंजन 4, संघर्षहीन व्यंजन 5, पार्श्विक व्यंजन 6, प्राकंपित व्यंजन 7 और एक और होता है जैसे ये ड ढ है ना, इनको विकसित, इनसे एक विकसित व्यंजन होता है र ढ, है ना, र और ढ। देखिए इनमें यहाँ नीचे आपका बिंदु नहीं होता है, जब नीचे बिंदु नहीं होता है तो यहाँ पर बिंदु लगा करके इनको विकसित व्यंजन कहा जाता है। और ये जो विकसित व्यंजन होते हैं ना, इनको उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार से कुल व्यंजनों को जो उच्चारण के आधार पर 8 भागों में बांटा गया था वो 8 भाग यही हैं। अब दोस्तों इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए का लाइन के 4 अक्षर और टा ता प लाइन के ये इन तीनों लाइनों के भी 4 अक्षर, कुल 4 चौक के 16 अक्षर जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। यानी इन वर्णों का उच्चारण करने में हमको स्पर्श मात्र ही करना पड़ता है, स्पर्श मात्र ही करना पड़ता है। लेकिन चा का उच्चारण में स्पर्श करने के साथ साथ थोड़ा सा संघर्ष भी करना पड़ता है ना। यानी का टा ता प इन लाइनों के 4 जो वर्ण हैं इनके अपेक्षा इस लाइन के वर्ण के उच्चारण में हमको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं। और इससे भी ज़्यादा इस वर्ण के इन 4 वर्णों के उच्चारण में हमको संघर्ष करना पड़ता है। ये जो बड़ा सा खष्टी सा छोटा सा हा देख रहे हो ना, ये ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता है। श ह, श ह, तो इनके उच्चारण में हमको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसको संघर्षी कहते हैं। इनके उच्चारण में हमको कम संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी, यानी स्पर्श भी करना पड़ता है, हल्का सा संघर्ष भी करना पड़ता है, इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। और इनके का लाइन के 4 अक्षर, टा ता प लाइन के 4 अक्षर, इनके उच्चारण में हमको केवल और केवल स्पर्श करना पड़ता है, संघर्ष ज़्यादा नहीं करना पड़ता है ना। क ख ग घ, कहाँ कोई संघर्ष नहीं है, मतलब स्पर्श मात्र ही है, संघर्ष नहीं है, इसलिए ये स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनके उच्चारण में हमको थोड़ा सा नाक का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। और ये या और वा ये संघर्षहीन व्यंजन होते हैं। देखिए इनका ये जो व्यंजन होते हैं ना, इनका उच्चारण तो हम करते ही नहीं हैं, है ना, लेकिन ये अवसर पा करके ये स्वतः उच्चारित हो जाते हैं। य और
व इनके उच्चारण में हमको तनिक भी कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ये अवसर पा करके उच्चारित हो जाते हैं। और ला जो होता है ये पार्श्विक व्यंजन, रा होता है प्राकंपित व्यंजन, और ड ढ जो होता है, इन दोनों व्यंजनों को विकसित करके विकसित व्यंजन बनाया जाता है ड़ ढ। ये डा ढा है और ये ड़ ढ, इनको उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो ये हो गए आपके उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, जो 8 प्रकार के होते हैं, है ना। अब हेडिंग आपको डालना है उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण हो गया। अब आप हेडिंग डालिए उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब देखिए उच्चारण स्थान आपके जो होते हैं, जैसे हमारा यहाँ कंठ एक उच्चारण स्थान है, उसके ऊपर आएंगे तो मूर्धा उच्चारण स्थान है, फिर आगे आएंगे तालु उच्चारण स्थान है, उसके आगे आएंगे दंत उच्चारण स्थान है। तो ऐसे जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर मान लेते हैं, हमने एक व्यक्ति बना लिया, है ना। ये मान लेते हैं एक व्यक्ति हमने यहाँ पर बना लिया, और ये इसका क्या है, कंठ है ना। और ये जो मुंह होता है ना, ऐसे माउथ कैविटी जगह होती है, ये मुंह में ऊपर की छत है, और यहीं पर एक हड्डी होती है जो जीभ को पकड़ कर रखती है ना। ये हमारी जीभ है। और अब ये जीभ अगर यहाँ पर टच करती है ना, ये देखिए हमारा क्या है, कंठ होता है, और ये क्या होता है, मूर्धा होता है ना। और आगे और आएंगे थोड़ा सा दांत के यहाँ, ये क्या होता है, तालु होता है, ये क्या होता है, तालु होता है। और यहीं पर होता है आपका दांत निकला होता है, यहाँ पर होता है, देखिए ओष्ठ के पास नहीं, ओष्ठ से थोड़ा सा अंदर, है ना। यहाँ पर क्या होता है, दंत होता है, दंत होता है ना। और ये तो आप जानते ही हो, ओष्ठ होता है। तो ये 4 जगह, ये 5 जगह ऐसे है, यहाँ पर ये कंठ है, ये मूर्धा है, ये तालु है, ये दंत है, ये ओष्ठ है। तो हमारी जिह्वा जहाँ पर टच करती है, हमारे मुंह से व्यंजन जब उच्चारित करते हैं, उस व्यंजन के उच्चारण में हमारा जो हिस्सा काम कर रहा है, कंठ अगर काम कर रहा है तो वो कंठ व्यंजन होगा। अगर हमारा मूर्धा हमेशा इतना जानते रहिए कि ये सबसे ऊपर वाली जो छत होती है, उसमें सबसे ऊपर यहाँ पर ये मूर्धा होता है, ये तालु होता है, और ये दंत होता है, और ये क्या होता है, ओष्ठ होता है। और आप थोड़ा सा नाक का भी सहारा लेते हैं तो वो नासिक का हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही का से ले करके क, ख, ग, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, ड़, त, थ, द, ये 33 वर्ड हैं। अब इनमें से का लाइन जो है ना, ये 4 वर्ण जो होते हैं, ये कंठ से उच्चारित होते हैं। कहाँ से, कंठ से। और जो चा लाइन के 4 वर्ण होते हैं, ये तालु से उच्चारित होते हैं, तालु से। देखो क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ का उच्चारण करोगे तो आपको लगेगा कि हमारा गला, हमारा ये जो गला है ना, यहाँ से ध्वनि को निर्मित किया जा रहा है। क, ख, यानी
क, ख, ग, घ, ये 4 ध्वनियाँ यहाँ से निर्मित की जा रही हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। अब च का उच्चारण करिए, देखिए दांत के थोड़ा सा ऊपर हमारी जिह्वा जा करके थोड़ा सा टच करती है और एक ध्वनि उत्पन्न कर रही है। तो चा लाइन के 4 अक्षर जो होते हैं वो हमारे दांत के थोड़ा सा ऊपर यानी तालु पर हमारी जिह्वा जा करके स्पर्श करती है और ध्वनि का निर्माण करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। अब ट देखिए, चा का उच्चारण करिए, जहाँ आपकी जिह्वा स्पर्श कर रही है टा के उच्चारण में उससे ऊपर जाएगी, है ना। अगर हमारी जिह्वा यही है तो ये जिह्वा मान लेते हैं, ये जिह्वा यहाँ पर आकर टच कर रही थी तो तालु था जो चा लाइन का था। अब हमारी जिह्वा और ज़्यादा मुड़ेगी, है ना, हमारी जिह्वा और ज़्यादा मुड़ेगी तो वो मूर्धा पर जाएगी, यहाँ पर स्पर्श करेगी और यहाँ पर स्पर्श करके झटके के साथ बाहर आएगी और ट वर्ण का उच्चारण होगा। देखिए उच्चारण आप करेंगे तभी समझ पाएंगे। टा के उच्चारण में आपकी जिह्वा खूब ज़्यादा मुड़ रही होगी और वहीं से झटका दे रही होगी, तो आपका ये टा क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला स्थान क्या है, मूर्धा है, और यहीं हमारी जिह्वा जा करके टच कर रही है तो ये हो जाएगा मूर्धा। और ता लाइन ता, थ, द, ध, ये 4 वर्ण जब आप उच्चारित करोगे तो देखिए आपकी जिह्वा दांत से जाकर लग रही होगी। ता, थ, द, ध, ता लाइन के 4 वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा दांत से स्पर्श करती है और ध्वनि का निर्माण करती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, दंत व्यंजन हो जाएगा। अब देखिए प, फ, ब, भ, इन 4 वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमारे ओष्ठ जो हैं वो मिलते हैं और खुलते हैं, तो वहाँ पर ध्वनि का निर्माण होता है। प, फ, ब, तो ये ओष्ठ व्यंजन कहलाएंगे। ओष्ठ व्यंजन कह। अब देखिए ये जो 5 अक्षर होते हैं, ये लास्ट वाले पंचमाक्षर इनको कहा जाता है। ये पंचमाक्षर होते हैं यानी हर लाइन के 5वें अक्षर होते हैं। ये नासिक के नाक के सहारे बोले जाते हैं। अंग, ञ, ड़, न, म, इनके उच्चारण में हमको थोड़ा सा मुंह को बंद करके ये नाक के सहारे इनका उच्चारण करना पड़ता है, इसलिए ये नासिक के व्यंजन होंगे, नासिक के व्यंजन होंगे। अब बात आती है इनकी, ये दोनों जो होंगे ये तालु से उच्चारित होंगे। कहाँ से, तालु से उच्चारित होंगे। ये दोनों होंगे, ये दोनों आपका मूर्धा से उच्चारित होंगे, है ना। यहाँ पर आपने देखिए तालु से च, छ, ज, झ पढ़ा था ना, तालु से ये दोनों वर्ण भी उच्चारित होते हैं। उसके बाद मूर्धा से आपका ट, ठ, ड, ढ उच्चारित होता है, साथ ही साथ री और खष्टी सा भी उच्चारित होता है। अगर स्वर को शामिल करें तो ये रा और खष्टी सा तो उच्चारित हो रहा है मूर्धा से, अगर स्वर को शामिल करें तो रा, ये री भी आपका इसी में शामिल हो जाएगा, है ना, मूर्धा के अंतर्गत आता है। ये ला और शा ये आपका दंत व्यंजन होते हैं, ये दंत से उच्चारित होते हैं। ये वा ये दंतोष्ठ होता है, दांत और ओष्ठ दोनों के सहारे बोला जाता है, दंतोष्ठ। ये दांत और ओष्ठ दोनों के सहारे बोला जाता है। और ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है ना। पहले इस ह का उच्चारण स्थान अली जिह्वा माना जाता था, अली जिह्वा है ना। लेकिन अब बहुत सारी किताबों में एनसीईआरटी की बुक में भी देख रहा हूँ कि इसको कंठ ही लिख रहा है, इसलिए आप दोनों लिख सकते हैं, कंठ या अली जिह्वा। ये हो गया हमारा व्यंजनों का उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, है ना। अब देखिए यहीं पर मैं स्वर को भी सम्मिलित कर दे रहा हूँ। ये जो कंठ से उच्चारित होते हैं, स्वर के कौन कौन से वर्ण हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं।
तो स्वरों में देखिए यहाँ पर कंठ रखा है ना, तो स्वरों में छोटा आ और जो बड़ा आ होता है, छोटा आ और बड़ा आ जो होता है ये भी कंठ से ही उच्चारित होता है ना। छोटी ई और बड़ी ई जो होता है ये तालु से उच्चारित होती है ना। उसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। और री आपका मूर्धा से उच्चारित होता है, री है ना। री देखिए ध्यान से, मूर्धा यहाँ भी है, मूर्धा यहाँ पर भी है ना। तो ये जो लास्ट के 8 वर्ण हैं ये इनका उच्चारण स्थान इन्हीं में से है ना। री हो गया। अब बात आती है ए और ऐ की, ए और ऐ की। तो ए बना किससे है, आ और ई से बना है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है। देखिए आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो ये कंठ तालव्य हो जाएगा, ये भी कंठ तालव्य होगा। तो इतना जानते रहिए ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और तालु दोनों होगा, क्योंकि ये आ और ई से मिलकर बने हैं। अतः ये आ के कारण कंठ और ई के कारण तालव्य है ना। कंठ और तालु दोनों से उच्चारित होते हैं, तो ये कंठ तालव्य हो जाएंगे। अब वहीं पर ओ और औ की बात करते हैं। ओ और औ की बात करें तो ओ का उच्चारण स्थान क्या है, आ और ऊ से, आ और ऊ मिल करके ओ का निर्माण करते हैं। आ आपका कंठ होता है, ऊ आपका ओष्ठ होता है, कंठ ओष्ठ, यानी ओ का जो निर्माण है वो आ और ऊ से है। आ का कंठ और ऊ का स्थान उच्चारण स्थान वो ओष्ठ है, तो ये कंठोष्ठ हो जाएगा। ये दोनों कंठोष्ठ ध्वनियाँ हो जाएंगी, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ है ना, ध्वनियाँ हो जाएंगी। अब हम बात करें अंग और अह की, तो देखिए ये अंग अह ये स्वर में भले ही इनको रखा गया है, लेकिन ये स्वर नहीं होते हैं, ये स्वर नहीं होते हैं, ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। दोनों ही सम्मिलित रूप से क्या कहे जाते हैं, अयोगवाह वर्ण कहे जाते हैं। अगर इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो अंग का उच्चारण करने में हमको थोड़ा सा नाक का सहारा लेना पड़ रहा है, अतः ये क्या होगा, नासिक के व्यंजन होगा, नासिक के व्यंजन होगा। और विसर्ग क्या होगा, यहाँ पर आपका कंठ व्यंजन होगा। अह का उच्चारण करने में देखिए हमको अह का उच्चारण करेंगे, हमको कंठ का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विसर्ग आपका कंठ व्यंजन हो जाएगा। अब चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो आपका संयुक्त व्यंजन है ना। संयुक्त व्यंजन जो होता है उसके बारे में थोड़ा, कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये छ त्र है ना, छत्र ज्ञ स्र है ना, स्र। ये छ किन वर्णों से मिलकर के बना है, तो आधा का, हलंत वाला का और खष्टी सा से मिलकर बना है। अगर ये आधा का है तो जाहिर सी बात है इस खष्टी सा को हम तोड़ सकते हैं, तो टूट जाएगा आधा का, और ये आधा खष्टी सा और ये आ है ना। तो इसका उच्चारण स्थान क्या बनेगा, ये कंठ से उच्चारित होता है, ये स ये मूर्धा से उच्चारित होता है और ये आ कंठ से उच्चारित होता है। तो कंठ मूर्धा कंठ, कंठ मूर्धा कंठ, इसका क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान हो जाएगा। वैसे ही ये त और रा के योग से बनता है। अगर इस रा को स्वर रहित कर दें तो ता तो स्वर रहित है ही है ना, रा को भी हम स्वर रहित कर रहे हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या बनेगा, आप जानते हैं ता दंत से होता है, रा जो होता है ये मूर्धा से होता है ना, और ये कंठ से होता है, दंत मूर्धा कंठ। देखिए इसका कंठ मूर्धा कंठ हो गया, कंठ मूर्धा
कंठ हो गया। और इसका ता ये दंत है। रा आपका मूर्धा है ना। और आ ये अभी आपका कंठ है। तो ये दंत सॉरी थोड़ा सा लिखने में, दंत मूर्धा कंठ ये हो गया। और ज्ञ ज और य के योग से बनता है। यहाँ पर जा पर हलंत रहेगा, है ना। पहला वर्ण कोई भी रहेगा वो आपका इनके संयुक्ताक्षर के निर्माण में आपका पहला वर्ण जो भी रहेगा वो हलंत युक्त रहेगा, यानी आधा रहेगा। और ये क्या है, या जा और या। अब इनको हम अगर तोड़ें तो ज या को भी स्वर रहित कर लिया, आ निकल गया, तो इनका उच्चारण स्थान क्या बनेगा, जा। ये तालु है ना, तालु। या नासिक है, तालु नासिक, है ना। कंठ आ क्या है, कंठ, तालु नासिक कंठ। और स्रा के निर्माण में बड़ा सा और रा लगता है ना। स्रा बड़ा सा और रा है। तो अब देखिए बड़ा सा ये तो स्वर रहित है ही है, रा को भी स्वर रहित कर दें तो कितना हो जाएगा। ये बड़ा सा आपका जो होता है ये कहाँ से उच्चारित होता है ना, तालु से, है ना। तालु से उच्चारित होता है, तो ये हो जाएगा तालु। और रा का उच्चारण का स्थान कहाँ है, मूर्धा है ना, मूर्धा है। और आ का है, कंठ है। तो ये क्या हो जाएगा, तालु मूर्धा कंठ। तो इस तरह से इनका उच्चारण स्थान आपको याद नहीं करना है, बस इसी के सहारे इनको तैयार कर लेना है। तो अब हो गया हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण में ये जो संयुक्ताक्षर थे इनका उच्चारण स्थान भी हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको थोड़ा सा ये देखना होगा ना कि विकसित स्वर कौन से हैं, विकसित व्यंजन कौन से हैं, और विदेशी स्वर कौन से हैं, और विदेशी व्यंजन कौन से हैं। तो विकसित स्वर की बात अगर करें, विकसित स्वर की बात में आपका ऊपर जो चंद्र बिंदी रहता है वही होता है। जैसे आँख में नाक आँख लिखते हैं, है ना। तो आँख लिखने में आपका ऊपर चंद्र बिंदी देते हैं ना, तो ये जो चंद्र बिंदी होती है ना वही आपका क्या होता है, विकसित स्वर होता है। और विकसित स्वर की संख्या कितनी है, एक है, और वो क्या है, चंद्र बिंदी है जो आप ये देते हो। यही आपका क्या है, विकसित स्वर होता है। विकसित विदेशी स्वर कौन सा होता है, विदेशी स्वर जैसे आप ये चंद्र बिंदी नहीं देते हो, केवल अर्धचंद्र ही बनाते हो, बिंदी नहीं देते हो। जैसे हॉस्टल लिखते हो, डॉक्टर लिखते हो, लॉज लिखते हो। तो जब आप डॉक्टर लिखते हैं ऐसे डॉक्टर, तो इसमें ऊपर चंद्र बिंदी नहीं देते हैं, है ना, अर्धचंद्र बनाते हैं लेकिन बिंदी नहीं बनाते हैं। ऐसे ही लॉज लिखते हैं तो अर्धचंद्र बनाते हैं लेकिन बिंदी नहीं बनाते हैं। तो ये विदेशी स्वर है। और जब ये वाला चीज़ कहीं पर मिल जाए ना, तो आप उससे विदेशी वर्ण की भी, विदेशी शब्द की भी पहचान कर सकते हैं। डॉक्टर विदेशी शब्द है, लॉज भी विदेशी शब्द है, क्योंकि इस पर विदेशी वर्ण आपका, विदेशी मात्रा आपकी लगी हुई है। तो इसलिए इस आधार पर आप इनको विदेशी व्यंजन भी पहचान सकते हो। तो विदेशी स्वर कौन से होते हैं, बिंदु नहीं रहता है लेकिन अर्धचंद्र रहता है। विकसित स्वर क्या रहता है, विकसित स्वर में बिंदु भी रहता है, अर्धचंद्र भी रहता है। अब उसी तरह से विकसित व्यंजन कौन से होते हैं, तो विकसित व्यंजन में जो ड़ और ढ है ना, ये आपका क्या होता है, विकसित व्यंजन होता है। ये विकसित व्यंजन होता है। अब देखिए ध्यान से, आपने ट वाली लाइन में ये ड ढ पढ़ा होगा, ड ढ, है ना, ड ढ, नीचे बिंदी नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर नीचे बिंदी है और ये ड ढ से ड ढ बन गया। यही विकसित व्यंजन होते हैं। और इसकी खास बात ये होती है ना
इन वर्णों से यानी इन विकसित वर्णों से कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। कोई भी शब्द इनसे शुरू नहीं होता है। और इन दूसरी खास बात इसकी ये है कि इनको स्वर रहित नहीं किया जा सकता, है ना। अब विदेशी स्वर कौन से हैं? सॉरी, विदेशी स्वर तो हो गया, विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन, देखिए वीडियो जब थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होने लगता है ना तो मुझको थोड़ा उबन होने लगता है, क्योंकि बड़ी समस्या है, डाटा वाला प्रॉब्लम है। इतना डाटा फास्ट नहीं चलता है, नेटवर्क बहुत स्लो चलता है। इतनी बड़ी वीडियो अपलोड करूँगा तो मुझको 2 दिन लग जाएंगे अपलोड करने में, है ना। मैं गांव से हूँ, बहुत समस्या होती है यहाँ। तो विदेशी व्यंजन क्या होगा? विदेशी व्यंजन में आपका जैसे का होता है ना, यहाँ पर बिंदु लगा दिया जाता है, नुक्ता चिन्ह। अच्छा, आप लोग ये जानते होंगे, ये जो नीचे चिन्ह दे रहा है ना, ये ताड़नजात बिंदु होता है और ये नुक्ता चिन्ह होता है। जब अंगा लिखते हैं तो वो पंचमाक्षर बिंदु होता है। जब अंग लिखते हैं, ऐसे ऊपर बिंदी देते हैं, तो वो क्या होता है? अनुस्वार होता है ना। तो ये 4-5 बिंदु होते हैं। तो ये आपका जो होता है विदेशी स्वर में, यहाँ क ख यहाँ पर बिंदु दे देता है, तो ये नुक्ता बिंदु होता है, नुक्ता चिन्ह। क ख ग घ, सॉरी घ नहीं, ज फ, ज और फ। ये 5 वर्ण ऐसे हैं जो अरबी फारसी के हैं, है ना। इनको भी हिंदी व्यंजन में सम्मिलित किया गया है। इनमें से 3 को ही सम्मिलित किया गया है। ख ज, ये ख ज और ख, ये फा ज और ख, इन्हीं 3 को सम्मिलित किया गया है। एनसीईआरटी ने इन तीनों को सम्मिलित किया है तो ये 5, लेकिन इनमें से 3 को ही एनसीईआरटी ने स्वीकार किया है। तो ये अरबी फारसी भाषा के देखने में देखिए हिंदी वर्णमाला के जैसे ही लगते हैं, लेकिन यहाँ पर नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है। तो इन 5 वर्णों को, इन 5 व्यंजनों को विदेशी व्यंजन कहा जाता है ना। और इन दोनों को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? विकसित स्वर कहा जाता है। जो बिंदु होता है, ऊपर चंद्र और बिंदु दोनों होता है, विकसित स्वर होता है। और ये क्या होता है? विदेशी स्वर होता है, विदेश से आया है ना। तो इस तरह से आप आज का अपना टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो आज का क्लास कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले दिन आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को ये सारा मैटर प्रोवाइड करने में, है ना। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने कुछ मित्रों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो यूट्यूब पर मेरे वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को अन्य लोग भी देख पाएँ और वो भी लाभान्वित हो पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।